Welcome to Mishika classes. As today is Saturday, so it is a time to discuss one of the famous personality of India, and the famous personality that we are going to discuss today is Dr. APJ Abdul Kalam. आज सैटरडे है तो आज किसकी टर्न है? एक फेमस पर्सनालिटी, इंडिया की वो फेमस पर्सनालिटी के बारे में हम बात करेंगे जो कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाने जाते हैं, और वो कौन है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम. If you like the video, please like it, share it and subscribe my channel. सबसे पहले कौन थे एपीजे अब्दुल कलाम? ये एक एरोस्पेस साइंटिस्ट थे इंडियन के. ही वॉज एन इंडियन एरोस्पेस साइंटिस्ट. ही वॉज द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ये हमारे देश के 11th प्रेसिडेंट भी थे. इसके साथ साथ ये पहले बैचलर प्रेसिडेंट थे, और हम ये भी कह सकते हैं ये पहले साइंटिस्ट प्रेसिडेंट भी थे. He worked with the Defense Research and Development Organization DRDO. इन्होंने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO के साथ भी काम किया है, एंड इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो ISRO, इसके साथ भी इन्होंने वर्क किया है. He played an important role in military missiles development efforts and Pokhran second nuclear test. इनका जो मेन रोल इन्होंने क्या किया है, इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी मिसाइल्स जो थी वो बनाई हैं. पोखरान सेकंड न्यूक्लियर जो टेस्ट था उसमें पार्टिसिपेट किया था. पृथ्वी जो मिसाइल है इंडिया की, वो मिसाइल इन्होंने ही बनाई थी. उसमें इनका बहुत बड़ा रोल था जो इन्होंने बनाई थी. ही वॉज अ टीचर. ये एक टीचर भी थे. जब इन्होंने अपनी प्रेसिडेंसी शिप कंप्लीट करी ना, उसके बाद इन्होंने क्या किया, ये जो है जो इंस्टीट्यूट है उसमें जाके इन्होंने काफी सारे इंस्टीट्यूट्स में लेक्चर्स दिए हैं, स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया है. तो ये एक टीचर भी थे. एज अ टीचर भी ये मतलब इनको बहुत सारी अचीवमेंट जो थी इनकी, जो स्टूडेंट्स थे बेसिकली काफी ज्यादा इनसे इंस्पायर होते थे. नाउ अब हम बात करेंगे इनके बायोडाटा के बारे में. इनका फुल नेम क्या था? अबुल पाकी जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम. APJ अब्दुल कलाम की फुल फॉर्म क्या है? अबुल पाकी जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम. डेट ऑफ बर्थ क्या है इनकी? दैट इज 15 अक्टूबर 1931. इनका बर्थ प्लेस कहाँ थी? रामेश्वरम तमिलनाडु में. प्रेसिडेंसी मद्रास थी. उस टाइम जिस टाइम इनका बर्थ हुआ उस टाइम पर वो ब्रिटिश रूल्स जो था, ब्रिटिशर्स हम पे रूल करते थे, और उस टाइम पर तमिलनाडु को किस नाम से जाना जाता था? मद्रास प्रेसिडेंसी के नाम से जाना जाता था. ओके, तो ये रामेश्वरम में तमिलनाडु में इनका बर्थ हुआ था. डेट ऑफ डेथ क्या है इनकी? दैट इज 27 जुलाई 2015. और जो डेथ प्लेस है दैट वाज शिलोंग, मेघालय. मेघालय में शिलोंग जो जो मेघालय की बेसिकली कैपिटल है शिलोंग, वहां पर इनकी डेथ हुई थी. द टाइटल, इनका टाइटल्स कौन कौन से दिए गए हैं इनके वर्क को लेकर, इनके काम को लेकर इनको कौन कौन से टाइटल्स मिले हैं? द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया. सबसे जो मतलब जिस नाम से हम सभी जानते हैं इनको, वो क्या नाम था? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया. और दूसरा नाम क्या था? पीपल्स प्रेसिडेंट. इनके प्रेसिडेंट जो टाइम था, प्रेसिडेंट टाइम में इन्होंने जो वर्क किया था, तो उसकी वजह से इनको नाम क्या दिया गया था? पीपल्स प्रेसिडेंट. लोगों के प्रधान, लोगों के राष्ट्रपति कहते थे इनको, पीपल्स प्रेसिडेंट. ही रिसीव्ड भारत रत्न अवार्ड. इनको भारत रत्न अवार्ड भी मिला. द क्वेश्चन अराइजेस कि इनको पीपल्स प्रेसिडेंट क्यों कहते थे? क्योंकि जो ये कुछ स्पेशल डेज होते हैं, जैसे फेस्टिवल्स है या न्यू ईयर है, 15 अगस्त है, या कोई भी ऐसा स्पेशल जो ओकेजन थे, उसमें ये जो थे इन्होंने क्या कर रखा था, राष्ट्रपति भवन में सबकी फ्री वो था कि कोई किसी को कोई स्पेशल पास की जरूरत नहीं है इनसे मिलने के लिए. कोई भी जो नॉर्मल सिविलियंस हैं, हम आप जैसे, तो वो जाके इनसे मिल सकते थे विदाउट एनी स्पेशल पास. किसी पास की जरूरत नहीं थी ऑन द डे ऑफ फेस्टिवल्स. इसके अलावा भी लोगों से मिलने के लिए ये हमेशा तैयार रहते थे, तो उसकी वजह से भी इन्हें पीपल्स प्रेसिडेंट्स कहा जाता था. और जो ये जब भी किसी भी उसमें जाते थे, किसी भी इवेंट्स में जाते थे, तो वहां पर जो स्पेशल प्रेसिडेंट की चेयर होती थी, ये उसको यूज नहीं करते थे. ये उस चेयर में बैठते थे जिसपे बाकी सभी लोग बैठते थे. कोई स्पेशल प्रेसिडेंट चेयर जो है ये यूज नहीं करते थे. दैट्स वाई ही वॉज नोन एज अ पीपल्स प्रेसिडेंट. इसी वजह से इनको पीपल्स प्रेसिडेंट भी कहा जाता है. नाउ अब हम बात करते हैं इनका कैरियर कैसा रहा, इनका शुरुआत कैसा थी, कैसे ये मतलब जो भी इनकी ग्रोथ थी वो कैसी रही है. इन हिज चाइल्डहुड ही हैड टू सेल न्यूज़पेपर्स टू सपोर्ट फैमिली. ये अपने बचपन में न्यूज़पेपर बेचते थे
जिससे साथ साथ अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर सके और अपनी एजुकेशन को भी कंटिन्यू कर सके। जबकि ये फैमिली जो थी इनकी पहले जो ऐसे थे, ये बहुत मतलब ये नहीं थे कि बहुत मतलब वो गरीब स्टार्टिंग से ही रहे थे, ऐसी नहीं थी इनकी फैमिली। स्टार्टिंग में ये बहुत अच्छी फैमिली, रेपुटेड फैमिली थी। बट कुछ उनके बिजनेस में लॉसेस आ गए। इनके एंसेस्टर्स का जो बिजनेस था, इनका एंसेस्टर्स का बिजनेस बेसिकली क्या था, ये बेसिकली रूट पाथ प्रोवाइड करते थे थ्रू शिप्स, थ्रू फेरीज, जो टूरिस्ट प्लेसेस जो लोग जाना चाहते थे। रामेश्वरम जिनकी बस प्लेस थी, वहां से जो श्रीलंका तक अगर कनेक्ट करना है, श्रीलंका तक जाना है, तो उसके लिए क्या करते थे, अपनी शिप्स प्रोवाइड करते थे इनके एंसेस्टर्स। उसके बाद जब से पुल बन गया तो उसके बाद इनका बिजनेस धीरे धीरे करके बंद होता चला गया, और जो इनकी वेल्थ जितनी भी थी, इनकी जो प्रॉपर्टी थी, वो सारी बिक गई। उसके बाद ही जाके इनके फाइनेंशियल कंडीशन की फैमिली की इतनी पुअर होगी दैट बिफोर हिज बर्थ, इनके बर्थ से पहले ही उनकी फैमिली कंडीशन बहुत पुअर हो चुकी थी। तो उसके बाद ये इनको न्यूज़पेपर सेल करने पड़े, जिसमें वो क्या करते थे ताकि वो अपनी अपनी एजुकेशन को भी फुलफिल कर सके और अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर सके। ये सबसे छोटे थे अपने सभी भाई बहनों में। His schooling is from Skezwar High Senior Secondary School, that is from the Ramanathapuram. He was a hard working student who spent hours on his studies. ये एक बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग स्टूडेंट थे, ये मतलब एवरेज स्टूडेंट थे। हाँ, लेकिन टीचर्स इन्हें कंसीडर करती थी ब्राइट स्टूडेंट। व्हाई दे कंसीडर ब्राइट स्टूडेंट? बिकॉज ही वाज अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, बहुत ज्यादा मेहनत करते थे, घंटों मतलब काफी काफी देर तक ही पढ़ते थे। स्पेशली इनका जो फेवरेट सब्जेक्ट था दैट वाज अ मैथ्स, मैथमेटिक्स को स्पेशली फोकस रहता था इनका। In 1954, he completed his graduation in physics from St. Joseph College, तिरुचिरापल्ली। उसके बाद इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली। Then in 1955, he shifted to Madras Institute of Technology for studying aerospace engineering as his dream to become a pilot. क्योंकि इनका मेन ड्रीम क्या था, क्या बनना क्या चाहते थे, ही वांट टू बिकम अ फाइटर पायलट। ये फाइटर पायलट बनना चाहते थे फॉर क्वालिफाइंग इंडियन एयरफोर्स एग्जाम। इसके लिए इन्होंने इंडियन एयरफोर्स एग्जाम यानी कि आईएएफ को भी क्लियर आउट कर दिया था। एंड देयर ही सिक्योर्ड नाइन्थ पोजीशन सिक्योर कर दी। बट इनको कौन सी पोजीशन थी वहां पे, जो सीट थी टोटल अवेलेबल दैट वाज 8, ओनली 8 ही सीट थी। बट इनकी जो पोजीशन है दैट वाज अ 9th। ड्यू टू दिस, ये बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस रह गया, जिसकी वजह से ये आईएएफ को एग्जाम को जो था ना क्लियर नहीं कर पाए मूवमेंट पे, और जो इनका ड्रीम था फाइटर पायलट बनने का वो यहीं रह गया। तो दैट्स वाई इन्होंने जो अपनी जो एम था वो शिफ्ट कर दिया किसकी तरफ, एरोस्पेस इंजीनियरिंग की तरफ। महाराज इंस्टीट्यूट ऑफ मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इन्होंने अपनी एरोस्पेस इंजीनियरिंग कंप्लीट करी इन द ईयर 1960 में इन्होंने ये कंप्लीट करी थी ऑन द बेसिस ऑफ द स्कॉलरशिप दैट ही गेन, जिनको स्कॉलरशिप्स मिली थी। बिकॉज ये ब्राइट स्टूडेंट तो थे ही, तो उसकी वजह से स्कॉलरशिप मिली, तो उसकी वजह से उन्होंने अपनी जो ग्रेजुएशन थी वो कंप्लीट कर पाया। आफ्टर दैट पोस्ट ग्रेजुएशन इन्होंने कंप्लीट करी। पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद ही जॉइंड द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विसेज, दैट इज डीआरडीएस। ये जो फुल फॉर्म्स है ना, ध्यान रखें, जो स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं उनके लिए ये एक अलग से ही कॉलम आता है। जब स्पेस मतलब जो यूपीएससी एग्जाम्स की जो क्रैक करते हैं स्टूडेंट्स, उसमें स्पेशल अलग से ही कॉर्नर होता है। ये एपीजे अब्दुल कलाम जो एक बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है, और स्टूडेंट जो तैयारी करते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा मतलब कहते हैं ना क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं इस पॉइंट से। तो जितने भी फुल फॉर्म्स हैं ये भी ध्यान रखें। तो इन्होंने डीआरडीएस में से पहले ज्वाइन किया था, फिर वहां से इनके कैरियर की शुरुआत हुई थी एज अ साइंटिस्ट। वहां से क्या स्टार्ट किया इन्होंने, डीआरडीएस से ही इनका कैरियर स्टार्ट हुआ था एज अ साइंटिस्ट, क्योंकि उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में अपनी कंप्लीट कर ली थी फ्रॉम एरोनॉटिकल। और कौन सा डिपार्टमेंट उन्होंने ज्वाइन किया जब ये मेंबर बन गए डीआरडीएस के, ही ज्वाइन एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द डीआरडीओ। डीआरडीओ का एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट जो डिपार्टमेंट था उसको इन्होंने ज्वाइन कर लिया। बट ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड फ्रॉम दिस जॉब। वहां पर इन्होंने एक स्मॉल हॉवरक्राफ्ट बनाया, लेकिन ये फिर भी सेटिस्फाइड नहीं थे अपनी जॉब से, क्योंकि इनका मेन एम ये नहीं था, ये फाइटर पायलट बनना चाहते थे, तो ये उसी तरफ अपने आप को बढ़ा रहे थे। तो उसके बाद इन्होंने ज्वाइन क्या कर लिया, इन INCOSPAR, इन कॉस्पर यानी कि इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च को इन्होंने ज्वाइन किया, और इनको मौका मिला टू वर्क अंडर विक्रम साराभाई, द ग्रेट इंडियन साइंटिस्ट, हम कह सकते हैं फाउंडर ऑफ इसरो। विक्रम साराभाई के साथ इन्होंने वहां पर काम किया। देन इन 1969 में इनकी ट्रांसफर कर दी गई ISRO में, इसरो में, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में इनकी ट्रांसफर हो गई वहां से, क्योंकि इनका वहां पे ब्रिलियंट वर्क देखते हुए इनकी ट्रांसफर कर दी गई। और वहां जाके उसके बाद साइड बाय साइड वो डीआरडीओ के तो मेंबर थे ही, तो ही डेवलप द प्रोजेक्ट डेविल एंड द प्रोजेक्ट वेलियंट।
क्योंकि वहां पर जो ये काम कर रहे थे इसरो में, ये काम कर रहे थे ऑन द SLV यानी कि सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल्स के ऊपर ही काम कर रहे थे। तो उसी के प्रोजेक्ट को ध्यान में रखते हुए, जो प्रोजेक्ट पे वहां पर काम करते उसी की हेल्प से ही इन्होंने बैलिस्टिक्स मिसाइल्स को लॉन्च बनाया। कौन कौन सी थी वो? द प्रोजेक्ट डेविल एंड द प्रोजेक्ट वेलिएंट, बाय यूजिंग द SLV प्रोग्राम्स। फिर 1980 में he successfully developed deployed रोहिणी सैटेलाइट इन द नियर बाय ऑर्बिट बाय SLV-3। इनकी स्टेट सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल 3 के हेल्प से इन्होंने रोहिणी जो सैटेलाइट था वो सक्सेसफुली जो नियर बाय अर्थ के जो नियर बाय ऑर्बिट था वहां पर इन्होंने डिप्लॉय कर दिया, वहां पर इन्होंने प्लांट करवाने में इनका बहुत बड़ा रोल रहा। ये एज अ डायरेक्टर उस टाइम पर इस मिशन में ये काम कर रहे थे। Then in 1990s में he successfully developed PSLV. PSLV means the Polar Satellite Launching Vehicles. इन्होंने सक्सेसफुली डेवलप करे। उसके बाद from July 1992 to December 1999 he served as a chief scientific advisor to the Prime Minister and the Secretary of the DRDO. उसके बाद जुलाई 1992 से लेकर दिसंबर 1999 तक इन्होंने चीफ साइंटिफिक एडवाइजर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के अंदर काफी सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं जो सब चीजों का हैंडल करते हैं, हर एक डिपार्टमेंट होता है, तो उसमें एज अ चीफ साइंटिफिक एडवाइजर इन्होंने वर्क किया और साथ ही साथ ये उसी टाइम पर DRDO के सेक्रेटरी भी थे। इसी टाइम पर ही ये वो टाइम पीरियड था जब इन्होंने पृथ्वी बनाई थी, पृथ्वी को लॉन्च किया था, पृथ्वी मिसाइल। ड्यूरिंग दिस पीरियड इन्होंने इसके साथ साथ पोखरण सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट वाज कंडक्टेड। इसी पीरियड के टाइम पर ही पोखरण सेकंड जो न्यूक्लियर टेस्ट था वो कंडक्ट किया गया था, जिसको सक्सेसफुली कंडक्ट कर पाए थे। और इसी वर्क की वजह से जो पोखरण सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट जो था वो सक्सेसफुली कंडक्ट करने की वजह से ही बिकेम द कंट्रीज बेस्ट न्यूक्लियर साइंटिस्ट। इनको लोग क्या किस नाम से जाने जाने लगे? ये ही द कंट्रीज बेस्ट न्यूक्लियर साइंटिस्ट के वजह से ही जाने जाने लगे, क्योंकि इन्होंने जो मिसाइल्स बनाई थी वो भी अल्टीमेट थी। आफ्टर दैट उसके बाद इनका कैरियर की शुरुआत, मतलब कैरियर यहीं पर वो नहीं स्टॉप नहीं किया। उसके बाद ये लोगों की, मतलब कहते हैं आम जनता की हेल्प के उसमें लगे। फ्रॉम 1998 में कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर सोम राजू के साथ इन्होंने एक लो कॉस्ट स्टंट बनाया। व्हाट इज अ स्टंट? स्टंट इज प्लेस इन द हार्ट। किसी बॉडी पार्ट को जो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करता, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स फंक्शनिंग नहीं करते हैं, तो उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए डॉक्टर्स क्या प्लेस कर देते हैं? स्टंट्स को प्लेस करते हैं। तो वहां पर लो कॉस्ट, पहले तो जो स्टंट की कॉस्ट थी बहुत ज्यादा हाई होती थी, तो उस डॉक्टर सोमा राजू की हेल्प के साथ दोनों ने मिलकर क्या बनाया? एक लो कॉस्ट स्टंट बनाया जिसका नाम क्या रखा गया? कलाम राजू स्टंट। और जो स्टंट की कॉस्ट बहुत ज्यादा ही कम हो गई। और जो कहते हैं कि पहले जो स्टंट लोग नहीं डलवा, जो बीमार है, जो कोई गरीब है और वो नहीं डलवा पाता, तो वो इजिली डलवाने लगे। साथ ही साथ इन्होंने इन 2012 विद द कार्डियोलॉजिस्ट सोमा राजू, सेम डॉक्टर सोमा राजू की कार्डियोलॉजिस्ट की हेल्प के साथ ही इन्होंने एक रग्ड टैबलेट को डिजाइन किया, रग्ड टैबलेट कंप्यूटर बनाया, जो कि बेसिकली क्या काम था उसका काम था हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, हेल्थ केयर फैसिलिटीज को चेक करना इन द रूरल एरियाज। और इसका भी नाम क्या दिया गया? कलाम राजू टैबलेट। ये जो काम थे, ये दोनों काम इन्होंने पब्लिक के लिए करे, पीपल्स के लिए करे, अपने देश के लोगों के लिए करे। फिर देन उसके बाद इनका पीरियड आया एज अ प्रेसिडेंट। ये जब इन्होंने सभी रिसर्चेस करी, इन्होंने सब चीजें बनाई, तो ये बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो गए, बहुत ज्यादा फेमस हो गए। मीडिया ने इनको बहुत ज्यादा फेमस किया, मीडिया ने इनके काम को बहुत ज्यादा सराहाया। उसकी वजह से जो है, जो हमारी NDA इनकी भारतीय जनता पार्टी है, इन्होंने नॉमिनेट किया, इनको बोला कि एज अ प्रेसिडेंट आप अपने आप को नॉमिनेट करो। और उस टाइम पर ही वॉन 2002 प्रेसिडेंट इलेक्शंस। 2002 में इनको प्रेसिडेंट इलेक्शंस होते वो जीत गए। कैसे रहा इनका ये पीरियड, अब हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। फ्रॉम 25 जुलाई 2002 टू 25 जुलाई 2007 ही बिकेम द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये 11th प्रेसिडेंट बने। ही वॉज अ थर्ड प्रेसिडेंट हु वॉज ऑनर्ड विद भारत रत्न अवार्ड। ये तीसरे ऐसे प्रेसिडेंट थे जिनको भारत रत्न अवार्ड मिला है। पहला कौन है? सर वल्लभ भाई राधाकृष्णन, दूसरे थे जाकिर हुसैन, और तीसरे जो थे वो हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम रहे हैं। He was the first scientist and the bachelor president. ये पहले ऐसे प्रेसिडेंट थे जो साइंटिस्ट भी थे और बैचलर भी रहे हैं। इसके साथ साथ इनके जो और रिसर्चेस थी, ये लोगों के लिए काम इन्होंने बहुत किया। जो जब ये इन्होंने इलेक्शंस के लिए नॉमिनेशन दिया था, भारतीय जनता पार्टी ने इनको सपोर्ट करा ही था, नॉमिनेशन तो उन्होंने ही इनका दिया, मतलब अपना कैंडिडेट एज अ कैंडिडेट उनकी तरफ से ही खड़े हुए थे।
साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी और जो समाजवादी पार्टी थी उन्होंने भी इनको सपोर्ट किया। और इसी वजह से जो के आर नारायण था उन्होंने अपना जो इलेक्शन के लिए जो जाना था वो उन्होंने अपना पैर पीछे कर लिया और इनको ही कह दे कि आप ही प्रेसिडेंट के लिए वो करें, उसके बाद जीत गए। आफ्टर दैट उससे पहले जो सेकंड नेक्स्ट प्रेसिडेंटशिप के लिए इलेक्शन 2 दिन पहले उनका पहले पूरा मूड था कि भाई मैंने दोबारा फिर प्रेसिडेंटशिप के लिए मैं अप्लाई करूंगा। बट ऑन द नॉमिनेशन डे, 2 days बिफोर द नॉमिनेशन डे, 2 दिन पहले नॉमिनेशन डे से पहले इन्होंने मना कर दिया कि मैं प्रेसिडेंटशिप के लिए दोबारा ऑनरशिप नहीं दूंगा, दोबारा नाम नहीं सजेस्ट करूंगा। काफी सारी पार्टीज थी, सबने इनको सपोर्ट किया, तब भी स्टिल उस टाइम पर भी इनका बहुत सपोर्ट कर रहे थे सब, बट स्टिल ही डू नॉट वांट टू बिकम अ प्रेसिडेंट अगेन, लेकिन ये दोबारा प्रेसिडेंट नहीं बनना चाहते थे। फिर इन्होंने जो जो इसके बाद जो इनका कैरियर की हुई थी दैट वाज एज अ टीचर, ये जो थे बन के सामने आए। उससे पहले जो इनका था वो एज अ साइंटिस्ट, एज अ जो इंडिया को आर्मी डिफेंस में इन्होंने रोल प्ले किया। उसके बाद इन्होंने एज अ टीचर जो है एक इनका रोल सामने आया। He became the visiting professors of the IIMs and the IIS. What is the IIM and what is the IIS? Indian Institute of Management Colleges, Indian Institute of Science Technologies Colleges. उसके बाद ये visiting professors की तरह ये ही सामने present होने लगे। He also taught, इन्होंने कुछ टाइम के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो सब्जेक्ट है वो भी टॉट किया था इन द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन हैदराबाद। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट यानी कि IIIT जो हैदराबाद का है वहां पर इन्होंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को भी पढ़ाया है। In May 2012, he launched a program for the youth of India by the name What Can I Give Movement. इन्होंने 2012 में एक प्रोग्राम लॉन्च किया यूथ ऑफ इंडिया, यूथ ऑफ इंडिया की जो इंडिया के यूथ था उसके लिए इन्होंने प्रोग्राम किया। उस प्रोग्राम का नाम क्या था? व्हाट कैन आई गिव मूवमेंट, कि मैं क्या दे सकता हूँ, उस मूवमेंट के बारे में इन्होंने जो था प्रोग्राम लॉन्च किया। अब हम बात करते हैं इनकी डेथ के बारे में, इनकी डेथ कैसे हुई। Then, on 27th July 2015, he delivered a lecture on the creating a livable planet Earth in the Indian Institute of Management, Shillong. 27 जुलाई 2015 को इनको एक लेक्चर डिलीवर करना था ऑन अ टॉपिक क्रिएटिंग अ लाइवेबल प्लैनेट अर्थ। उस टाइम पर ये जाते वक्त जब ये जा रहे थे, ये जो लेक्चर देना था ये देना था द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलोंग के अंदर है, ये जो IIM कॉलेज शिलोंग का है वहां पर इनको ये लेक्चर डिलीवर करना था। जब ये जा रहे हो थोड़ा सा इनको रेस्टलेस फील हो रहा था, बट आफ्टर टेकिंग सम रेस्ट, थोड़ी रेस्ट करने के बाद ही स्टार्ट गिविंग द लेक्चर। उसके बाद उन्होंने लेक्चर देना स्टार्ट कर दिया। एट अराउंड 6:30 PM, 6:30 PM के ड्यूरिंग इस लेक्चर ये डिलीवर कर रहे थे, 5 मिनट्स ही हुए थे इनको लेक्चर डिलीवर करते हुए। ड्यूरिंग इस लेक्चर ही कोलैप्स, ये गिर गए, मतलब इनको बहुत दिक्कत सी हुई और ये गिर गए। एंड टेकन टू द बैथनी हॉस्पिटल नियर बाय, जो पास में ही बैथनी हॉस्पिटल तो वहां इनको लेके जाया गया। एट 7:45 PM ही कंफर्म डेथ ड्यू टू द कार्डियक अरेस्ट, वहां पर जाते ही इनको कंफर्म कर दिया गया कि कार्डियक अरेस्ट की हार्ट अटैक की वजह से इनकी डेथ हो गई है। Then on 30th July 2015 with full state honor he was laid to rest at the Rameshwaram, his birthplace. उसके बाद 30 जुलाई 2015 को पूरे रिचुअल्स के साथ, जो इनके ये बेसिकली मुस्लिम फैमिली को बिलोंग करते, तो जो मुस्लिम रिचुअल्स हैं उसके साथ उसके अकॉर्डिंगली ही इनको प्रॉपर्ली ले टू रेस्ट किया गया। फुल स्टेट ऑनर दिया गया, जो भी मतलब कहते हैं ना एक जब राष्ट्र उससे कोई मरता है तो वो जो उसको पूरा ऑनर दिया जाता है कि तिरंगे में लपेट कर, पूरा का पूरा जो स्टेट ऑनर था वो सब कुछ इनको दिया गया। और उसके अकॉर्डिंगली इनके जो बर्थ प्लेस थी रामेश्वरम, वहां पर इनको दफनाया गया। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड 7 days स्टेट मॉर्निंग पीरियड एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट। मार्क उनके रिस्पेक्ट में 7 डे का मॉर्निंग पीरियड जो था, यानी कि कहते हैं ना जो शांति के उससे जो दिया जाता है वो पीरियड इनको दिया गया। सभी जो नियर बाय जितने भी कहते हैं कि जो हमारी जो कंट्रीज और लगती हैं, सभी ने इनकी डेथ के ऊपर कहते हैं कि दुख व्यक्त किया था। नासा ने भी किया था कि एक कहते हैं ना एक बहुत बड़ा जो था, उन्होंने ये बात बोली थी कि ये ही क्रिएटेड अ वैक्यूम दैट नेवर फिल्स, इनके मरने से वो वैक्यूम क्रिएट हो गया, वो खालीपन क्रिएट हो गया जिसको कोई भी भर नहीं सकता। ये बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी के पर्सन थे। अब हम बात करते हैं जो अवार्ड्स इनको मिले, जो अवार्ड्स इन्होंने जीते। इन 1981 को पद्म विभूषण मिला, 1990 में पद्म विभूषण मिला इनको, पहले 1981 में पद्म भूषण, देन 1990 में पद्म विभूषण। उसके बाद 1997 द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दैट इज अ भारत रत्न अवार्ड दैट वाज गिवन टू हिम, 1997 में भारत रत्न अवार्ड मिला।
इनको जो अवार्ड नहीं मिला दैट वाज अ शांति स्वरूप अवार्ड। ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जाता है। द जस्ट ऐसा कौन सा बिग इंडिया अवार्ड था, जो इंडिया के जो ऑनर्स मिलते हैं उनमें से कौन सा अवार्ड था जो इनको नहीं मिला है, दैट वाज अ शांति स्वरूप अवार्ड दैट ही वाज नॉट रिसीव्ड, जो इनको नहीं दिया गया है। इन 2008 हूवर मेडल मिला इनको। देन इन 2013 वॉन ब्राउन अवार्ड। In 2012, he ranked second in Outlook India's poll of greatest scientists. Outlook India जो poll of greatest scientists की थी उसमें इनकी रैंकिंग सेकंड आई थी, दैट वाज हेल्ड इन द ईयर 2012। अब बात करते हैं हम ऑनर्स की, जो इनको ऑनर्स मिले। तमिलनाडु स्टेट अनाउंस्ड हिज बर्थडे एज अ यूथ रेनेसेंस डे। जब इनकी डेथ होगी उसके बाद इनके बर्थडे को यूथ रेनेसेंस डे के नाम से अनाउंस कर दिया गया। और साथ ही साथ तमिलनाडु स्टेट ने अनाउंस किया द डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड। उसके बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड भी उन्होंने अनाउंस किया, जो कि दिया जाता है साइंटिस्ट को ऑन द इंडिपेंडेंस डे एवरी ईयर, जो कि बेसिकली तमिलनाडु बोर्न है और तमिलनाडु का ही नाम आगे रोशन कर रहे हैं। और जो अवार्ड में जो दिया जाता है वो 8 ग्राम गोल्ड मेडल, 8 ग्राम का गोल्ड मेडल दिया जाता है, a certificate and the 5 lakh rupees a cash prize the awardee get every year, and this award was starting from the year 2015। ये year 2015 से जो है स्टार्ट किया गया देना। देन सीबीएसई ने एक टॉपिक अलग से इंसर्ट किया है एज अ सीबीएसई एक्सप्रेशन सीरीज ऑन द कलाम्स बर्थ। कलाम्स बर्थ के उसमें एनिवर्सरी पे सीबीएसई ने भी अपना टॉपिक सेट किया। प्राइम मिनिस्टर मोदी announces the 84th anniversary of Kalam's birthday as the on the 15th in the Kalam's as the DRDO। DRDO के अंदर इनकी एक सेरेमोनियल पूरी वो बनाई गई। देन इन सितंबर 2015 व्हीलर्स आइलैंड एक मिसाइल टेस्ट साइट है जहां पर मिसाइल्स की टेस्टिंग की जाती है। ओडिशा ने इसका नाम को चेंज कर दिया, अब्दुल कलाम आइलैंड कर दिया गया है। एंड उसके अलावा और क्या क्या इनको, उसके अलावा बहुत सारी इनको अचीवमेंट दी गई। एक न्यू पूरा साइंस सेंटर प्लानिटेरियम बनाया गया पुडुचेरी में इनके नेम से। एपीजे अब्दुल कलाम से रोड्स हैं, और जो दिल्ली की औरंगजेब जो रोड है उसका नाम भी चेंज करके अब्दुल कलाम रोड कर दिया गया है इन द ऑनर ऑफ ऑन हिज बर्थडे। ये जो बर्थडे था 84th बर्थडे था उस टाइम से। आफ्टर दैट एज अ ऑथर अगर हम बात करें ऑथर की ऑथर की तरह इन्होंने क्या क्या बुक्स लिखी हैं, इन्होंने मतलब इन्होंने की जो बुक्स थी वो अनकाउंटेबल है, मतलब काउंटिंग इन्होंने इतनी बुक्स लिखी हैं। मैंने उनमें से बहुत ही कम जो थी वो मैंने डिस्कस करी है। दैट वाज इन द ईयर 1998 के अंदर इंडिया 2020 अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम। 1998 में इन्होंने एक बुक लिखी अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम के उससे। आफ्टर दैट इन द ईयर 1990 विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर इनकी खुद की ऑटोबायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम। इन्होंने इसमें अपनी ऑटोबायोग्राफी अपने बारे में सब कुछ बताया था। नेम ऑफ द बुक वाज विंग्स ऑफ फायर। देन इन 2004 लुमिनस स्पार्क बुक इन्होंने लिखी। इन 2007 इंस्पायरिंग थॉट्स। इन 2012 द टर्निंग पॉइंट्स अ जर्नी थ्रू चैलेंजेस ऑफ बाय एपीजे अब्दुल कलाम। 2012 जो थे टर्निंग पॉइंट, जितने भी इनकी लाइफ में जो भी जर्नी थी, जो इन्होंने चैलेंजेस फेस करे थ्रू आउट हिज लाइफ, उसमें जितने भी टर्निंग पॉइंट्स रहे इन सब के बारे में इन्होंने इस बुक में लिखा है। इनकी बहुत सारी बुक्स दूसरे ऑथर्स ने भी लिखी जिसमें इनकी बायोग्राफी के बारे में इनके बारे में बताया गया है। एंड दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज क्लास। ये आज की क्लास के बारे में था। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन that you want the answer of that particular question, you can comment me and I will give you reply. Thank you.